और सबसे पहले देश दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। नेपाल से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक बार फिर से नेपाल सहम उठा है। चीन की सीमा के भीतर बनी एक बड़ी झील के फटने से नेपाल के सीमावर्ती इलाके में बाढ़ का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। रसुआ जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों और नदी के तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से स्थिति की गंभीरता को समझने और किसी भी आपात स्थिति में निपटने के लिए तैयार और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। चीन में ये झील उस वक्त फटा जब पहले ही नेपाल में 2 दिन पहले से बाढ़ ने भीषण तबाही मचा रखी है। वहीं चीन ने बाढ़ के खतरे के कारण तिब्बत में बचाव अभियान को रोक दिया है और कुछ देर के लिए नेपाल में भी तलाशी अभियान को रोक दिया गया है। और देखिए, नेपाल में आई बाढ़ को लेकर बड़ा अपडेट है। नेपाल में एक बार फिर से पुल टूट गया है। रसुआ से काठमांडू जाने वाला पुल टूट गया है। काठमांडू जाने वाला आखिरी पुल भी इस बाढ़ में टूट गया है। तिब्बत सीमा की झील टूट गई है और झील टूटने के बाद ये पुल उसी बहाव में बहकर चला गया है। नेपाल में झील का किनारा टूटा था, जिसके बाद फिर से पानी का सैलाब आया और इस पानी के सैलाब के साथ पुल भी टूटकर बह गया है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बाढ़ के बाद पुल जो है वो टूट गया है। रसुआ से काठमांडू को ये पुल जोड़ता था और इस पुल के टूटने से हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। तो तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी की लहरें जो है पुल को अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। ताश के पत्ते की तरह पुल ढह जाता है और पानी की तेज धारा में वो बहकर चला जाता है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये जो सैलाब है पानी का, आप देख सकते हैं, वो इस तरफ से आता है और पुल पलट जाता है, उसमें टूटकर गिर जाता है और पानी के साथ बहकर चला जाता है। और आपको बता दें कि ये वो पुल है जो कि रसुआ से काठमांडू को जोड़ता था और अब इसके टूटने से हजारों लोगों की परेशानी बढ़ गई है और नेपाल में बाढ़ लगातार तबाही मचा रही है। और देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है। नेपाल में बाढ़ से जुड़ी बड़ी खबर है। मौत का आंकड़ा 500 के पार पहुंच चुका है और अब तक 538 लोगों की जान इस बाढ़ में जा चुकी है। 290 भारतीय अब भी लापता बताए जा रहे हैं। चीन क्षेत्र में 400 से ज्यादा भारतीय फंसे हुए हैं। नेपाल से रेस्क्यू कर 21 लोगों की वतन वापसी भी की जा चुकी है। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 538 लोगों की जान अब तक इस बाढ़ में जा चुकी है। 290 भारतीय अब भी लापता है इस बाढ़ में और इसके साथ ही चीन क्षेत्र में 400 से ज्यादा भारतीयों के फंसे होने की जानकारी आ रही है, जबकि 21 लोगों की वतन वापसी हो चुकी है। नेपाल में 26 अगस्त की सुबह जो हुआ उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तबाही की जो तस्वीरें एक एक करके सामने आ रही हैं वो दंग कर देने वाली हैं। सबसे हैरान करने वाला वीडियो आया है त्रिशूली बाजार का। त्रिशूली नदी के किनारे बसा ये कस्बा देखते ही देखते सैलाब की आगोश में समाने लगा। एक शख्स ने अपने मोबाइल में जो वीडियो बनाया है वो हैरान करने वाला है। जरा इस वीडियो के दौरान वहां की जो चीख पुकार है उसे आप सुनिए। गाड़ी गाड़ी देखियो देखियो गाड़ी। तो वीडियो में आपने देखा कि कितनी तेज रफ्तार से पानी का बहाव जो है वो नेपाल को अपनी आगोश में ले रहा है। बुधवार को जब नेपाल में तबाही आई तो उस वक्त त्रिशूली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के एक टनल में 350 से ज्यादा लोग मौजूद थे। सैलाब आने के बाद ये लोग वहीं पर फंस गए और इसके बाद नेपाली सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हेलीकॉप्टर से जवानों को टनल तक पहुंचाया गया और फिर बड़ी मुश्किल से सेना के जवान इस टनल के अंदर तक पहुंचे।
ये जगह कीचड़ से पूरी तरह सनी हुई थी, लिहाजा यहाँ पर फिसलन से बचने के लिए जवानों ने रेंग कर टनल के अंदर तक जाने की कोशिश की। और ये तस्वीरें आप देखिए, कीचड़ से सना रास्ता और उसमें जवान जो हैं रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, रेंगते हुए टनल के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं और जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। तो जिस टनल में ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला वहां 350 लोग मौजूद थे और इस मुश्किल जगह पर हेलीकॉप्टर से उतरना और दलदल पर यूं रेंगते हुए आगे बढ़ना, इस तरह की बहादुरी और संकल्प का परिचय दिया है नेपाली सेना के जवानों ने। इस ऑपरेशन में 350 लोगों को बचाया गया है। अपर त्रिशूली हाइड्रो पावर की टनल में ये 350 लोग फंसे थे, जिसे नेपाली सेना के जाबाज जवानों ने अब बचा लिया है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, टनल के अंदर की तस्वीरें हैं, किस तरीके से जो जवान हैं वो टनल के अंदर घुस रहे हैं रेंगते हुए, क्योंकि रास्ता जो है वो इतना फिसलन भरा, इतना कीचड़नुमा था कि वहां चलकर जाना संभव नहीं था। तो जवान रेंग कर गए और टनल के अंदर जो ये लोग फंसे हुए थे, करीब 350 लोग, उनका सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। और बड़ी खबर आपको बेतिया से बताते हैं, वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर एक बार फिर से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल की ओर से लगातार फ्लैश फ्लड के खतरे को देखते हुए वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर एक बार फिर से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जल संसाधन विभाग ने अगले 72 घंटे के लिए हाई अलर्ट घोषित किया है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से सभी संबंधित अधिकारियों को अलर्ट रहने को कहा गया है और उन्हें निर्देश दिया गया है कि वो अलर्ट रहें। निचले इलाके में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के भी निर्देश दिए जा रहे हैं। फिलहाल वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से 1,02,000 क्यूसेक पानी गंडक नदी में डिस्चार्ज हो रहा है। नेपाल की ओर से दूसरी बार फिर एक बार हाई अलर्ट किया गया और जिसके बाद वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर हाई अलर्ट किया गया और जल संसाधन विभाग की ओर से 72 घंटे का हाई अलर्ट जारी किया गया। और सीधे तौर पर हम आपको वाल्मीकि नगर गंडक बैराज की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां हाई अलर्ट पर रखा गया और अभियंताओं की पूरी टीम फिर एक बार मुस्तैद हो गई है। और पहली बार फ्लैश फ्लड का जो खतरा टल गया था, जिसके बाद एक बार दूसरी बार फिर एक 72 घंटे का अलर्ट लिया गया है और संभावना है कि फिर एक बार नारायणी नदी के रास्ते गंडक बैराज पर एक पानी का बड़ा खेप जरूर पहुंच सकता है। तो फिलहाल नारायणी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल गंडक बैराज पर थोड़ी आंशिक बढ़ोतरी जरूर दर्ज की गई है। और फिलहाल वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से 1,02,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में हो रहा है। तो सीधे तौर पर वाल्मीकि नगर गंडक बैराज की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल जलस्तर तो सामान्य जरूर है, लेकिन जल संसाधन विभाग की ओर से 72 घंटे का हाई अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद निचले इलाकों में जो बसे लोग हैं, जिन्हें शिफ्ट कराया गया था प्रशासन की ओर से, उन लोगों को फिर एक बार सचेत किया जा रहा है और उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी चल रही है। तो यह पहला मौका है जब एक सप्ताह के बाद नेपाल से दूसरी बार खतरे की घंटी बजता हुआ दिख रहा है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि नगर गंडक बैराज। नेपाल से एक बार फिर गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने की संभावना जताई गई है और इसे लेकर गोपालगंज में अलर्ट जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही गंडक नदी में नावों के परिचालन पर पाबंदी लगा दी गई है। मछुआरों से भी नदी में नहीं जाने की अपील प्रशासन की तरफ से की गई है। हालांकि फिलहाल 26 अगस्त को नेपाल से आई आपदा वाली बाढ़ का पानी ही गोपालगंज से होकर गुजरा है और जल संसाधन विभाग के मुताबिक गंडक नदी अभी खतरे के निशान से करीब 1 मीटर नीचे बह रही है। अधिकारियों की टीमें तटबंधों की लगातार निगरानी कर रही हैं। गोपालगंज के मंगलपुर गांव से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। नेपाल की नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद एक बार फिर से गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है। लिहाजा जल संसाधन विभाग और जिला प्रशासन ने गंडक नदी के किनारे बसे गांव में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया है। साथ ही गंडक नदी में छोटी नाव के परिचालन लेकर भी रोक लगा दी है। जिला प्रशासन ने एहतियातन तौर पर लोगों से ये अपील किया है कि नदी में छोटी नाव का परिचालन कतई न करें। इसके साथ ही नदी में जाने वाले जो मछुआरे हैं, इसके अलावा जो मवेशी पालक है,
उनसे भी अपील किया गया कि वे नदी में न जाए, क्योंकि गंडक नदी का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ सकता है और निचले इलाके में रहने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है। हालांकि अभी जलस्तर सामान्य है और खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे है। ये तस्वीर गोपालगंज के बेतिया और गोपालगंज के बीच मंगलपुर पुल के पास गंडक नदी की है और नदी में किस तरह से पानी का वेग है आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। गंडक नदी का जलस्तर इस वक्त खतरे के निशान से तकरीबन 1 मीटर नीचे बह रहा है। इससे बाढ़ का कोई खतरा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में नेपाल की जो पानी प्रवेश करेगी गंडक नदी में, इससे जलस्तर बढ़ सकता है और ऐसे में जिला प्रशासन ने एहतियातन तौर पर लोगों से सावधानी बरतने और अलर्ट रहने को लेकर अपील किया है। हालांकि 24 घंटे इस वक्त गोपालगंज में तटबंधों की निगरानी रखी जा रही है और नदी के घटते और बढ़ते जलस्तर पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। नेपाल में त्रिशूली नदी में आई भीषण त्रासदी के बाद भारत के सीमावर्ती नेपाल की नारायणी नदी से शव मिलने का सिलसिला जारी है। पश्चिम नवलपरासी के परासी और पूर्वी नवलपरासी के नवलपुर में अब तक कुल 102 शव बरामद किए गए हैं और जानकारी सामने आई है कि 102 शव जो हैं वहां से मिले हैं। नवलपुर में 81 शव बरामद किए गए हैं, जबकि परासी में 21 शव नदी से निकाले गए हैं। बरामद शव में अधिकांश की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है। वहीं बड़ी संख्या में शवों और मानव अंगों को जांच और पहचान के लिए भेजा गया है। नेपाल में लगातार बढ़ते बाढ़ के खतरे और नदियों के तेज बहाव के बीच नदी किनारे शव मिलने से प्रशासन और स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। ग्रेटर नोएडा की एक हाउसिंग सोसाइटी में गाली गलौज के मामले में महिला के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। महिला का वीडियो वायरल होने के बाद मामला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गाली देने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के बाद महिला के खिलाफ शांति भंग के तहत कार्रवाई की गई है। हालांकि बाद में महिला को जमानत मिल गई। वायरल वीडियो में आरोपी महिला ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी टिप्पणी की थी और इसके बाद समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुधीर भाटी ने शिकायत की और उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। जानकारी के मुताबिक डिलीवरी बॉय को वेरिफिकेशन के लिए सोसाइटी गार्ड ने रोक दिया और इसी बात को लेकर महिला भड़क गई। महिला ने सोसाइटी के गार्डों के साथ अभद्र व्यवहार किया और उन्हें गालियां दी। महिला ने गार्ड को जाति सूचक शब्द भी कहे और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। पाकिस्तानी आईएसआई की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है और उसे नाकाम कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर से 2 जासूस गिरफ्तार किए गए हैं। आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप इन पर है। पति पत्नी साहिल और समीरा को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन्हें गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए ये जासूसी करते थे और इसी से जुड़े नेटवर्क से इनके भी तार जुड़े हुए थे और इसका पुलिस ने भंडाफोड़ कर लिया है। मामले में दिल्ली एनसीआर में रहने वाले पति पत्नी साहिल और समीरा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों साल 2024 से सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान में बैठे इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स के संपर्क में थे और जांच में खुलासा हुआ है कि साहिल और समीरा ने साल 2024 और 2025 के दौरान 8 भारतीय सिम कार्ड पाकिस्तान भेजे और इन सिम कार्ड को दुबई के रास्ते पाकिस्तान पहुंचाया गया और वहां इन नंबरों पर व्हाट्सएप अकाउंट एक्टिवेट किए गए। पुलिस के मुताबिक इसके बदले दंपति को करीब 30,000 रुपए का भुगतान किया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और देखिए अगली खबर आपको दिल्ली से बताते हैं। मुस्कान हत्याकांड मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। हत्याकांड के आरोपी इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लग गई। मुस्कान की चाकू मारकर हत्या की गई थी और इसी मामले में इसे गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में सोशल स्टाफ की टीम ने मुस्कान हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने हत्याकांड के आरोपी इमरान को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। गोलीबारी के दौरान आरोपी इमरान के पैर में गोली भी लगी। स्पेशल स्टाफ को आरोपी बदमाश इमरान के आने की सूचना मिली, जिसके बाद स्पेशल स्टाफ की टीम ने ट्रैप लगाया था और जैसे ही बदमाश राजौरी गार्डन के नाला रोड पर आया, उसी दौरान बदमाश ने पुलिस को देखते ही फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में दिल्ली पुलिस ने भी बदमाश के पैर में गोली मार दी और उसे काबू में कर लिया।
फिलहाल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली रेस क्लब पर चला बुलडोजर, 53 एकड़ जमीन केंद्र को हैंडओवर कर दी गई है। केंद्र को कब्जा मिलने के बाद ये बुलडोजर चलाया गया है और कब्जा मिलने के बाद पुरानी इमारतें ध्वस्त की जा रही हैं। दिल्ली के मशहूर रेस क्लब पर यह कार्रवाई की गई है। गुरुवार को बुलडोजर चलाया गया। केंद्र सरकार ने दिल्ली रेस क्लब की 53 एकड़ जमीन पर कब्जा ले लिया है और इसके बाद क्लब में तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये क्लब करीब 100 साल पुराना है और यहाँ लंबे समय से घुड़दौड़ का आयोजन होता रहा है। दिल्ली रेस क्लब यानी कि दिल्ली का रेस कोर्स अब LNDO डिपार्टमेंट की संपत्ति है और इसी के चलते देर रात तक यहां पर बुलडोजर एक्शन हुआ। मैं सीधी तस्वीरें आपको दिखा रही हूं, ये रेस क्लब की तस्वीरें हैं। ये यहां पर घुड़दौड़ की जाती थी और तकरीबन 53 एकड़ में फैला ये पूरा इलाका है। इस पूरे मामले का अगर बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं तो 1926 में क्लब को ये जमीन लीज पर दी गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार बच्चों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया है। उन्होंने इस दौरान बच्चों से राखी बंधवाई। पीएम मोदी ने उनके साथ बातचीत की और रक्षाबंधन की खुशियां साझा की। प्रधानमंत्री के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर एक खास कार्यक्रम रखा गया था जिसमें कई बच्चे शामिल हुए। पीएम मोदी के सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो और तस्वीरें भी शेयर की गई हैं। प्रधानमंत्री ने रक्षाबंधन के मौके पर देशवासियों को भी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन के बीच प्रेम, स्नेह और विश्वास का प्रतीक है। पीती नहीं होगी, सब्जी खाने के लिए कहती होगी, खाती नहीं होगी। अच्छा, करेला नहीं खाती? तो मेरे भाई भी नहीं खाता। कोई नहीं खाता। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी। और तो ऐसे करके आना। महाकाल का दर्शन कब ले जाओगी? मुझे महाकाल का प्रसाद ले आना, आओगे ना? आपका बचपन का सपना आप लोगों को मिलने का। सर, आपसे हम इंस्पिरेशन लेते हैं। आप जैसे भारत को आगे लेके जा रहे हैं, हम भी आगे ले जाएंगे सर। योग गुरु बाबा रामदेव और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के बीच बीते कुछ दिनों से चल रही जुबानी जंग अब खत्म होती नजर आ रही है। रक्षाबंधन के मौके पर बाबा रामदेव ने कंगना रनौत के घर मिठाइयां और राखी के तोहफे भेजे हैं। बाबा रामदेव ने बताया कि दोनों के बीच बढ़ती कड़वाहट को देखते हुए उन्होंने रिश्ते सामान्य करने की पहल की है। दरअसल कंगना ने युवाओं से जुड़े एक मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए जनरेशन गटर शब्द का इस्तेमाल किया था और इस पर रामदेव ने कड़ी आपत्ति जताई थी। इसके बाद दोनों के बीच तीखी बयानबाजी हुई। कंगना ने भी रामदेव की आलोचना करते हुए पतंजलि और मेडिकल विज्ञापनों से जुड़े पुराने विवादों का जिक्र किया था। हालांकि अब रक्षाबंधन के मौके पर दोनों ने बीती बातें भुलाकर कलह खत्म करने की पहल की है। को भी आज हम राखी पर उपहार भी भेज रहे हैं और उनको ये मिठाई भी भेज रहे हैं जिससे कि रिश्तों में मिठास बनी रहे। बहुत से ऐसे प्रवाह होते हैं। हमारी बहन कंगना रनौत से कुछ बोला गया, हमने कुछ बोला, सब गिला शिकवा भुला करके हम एक दूसरे के साथ प्रीति से आगे बढ़े, यही रक्षाबंधन का संदेश है। और अब बात करते हैं बिहार झारखंड की बड़ी खबरों की। खबर आपको पटना से बताते हैं, जहां चिराग पासवान ने आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण की समीक्षा की बात करना मतलब उसे खत्म
मतलब उस दायरे में आने वाले लोगों को हटाने की बात होगी। चिराग ने कहा कि ऐसी सोच उन्हीं लोगों की हो सकती है जो आरक्षण की पूरी व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आरक्षण कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। जो लोग भी आरक्षण की समीक्षा की बात करते हैं या उसकी सोच भी रखते हैं, ये वो लोग हैं जो देश से आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। आरक्षण की समीक्षा करना, उसका मतलब उसमें से व्यवस्था में से लोगों को हटाए जाने की बात करना, इसके दायरे को कम करना, और यहां से शुरुआत उन लोगों की सोच की होती है जो लोग इस पूरी व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं। अब खबर आपको बाढ़ से बताते हैं, जहां मोकामा में रक्षाबंधन के दिन केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने विधायक अनंत सिंह के साथ नगर भ्रमण किया। विधायक अनंत सिंह के क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का लोगों ने भव्य स्वागत किया। वार्डों में भ्रमण के दौरान लोगों ने जल जमाव समेत कई समस्याओं की शिकायत भी की और इस दौरान ललन सिंह ने अधिकारियों को फोन कर समाधान करने का निर्देश दिया और जमकर फटकार लगाई। मोकामा में हम वार्ड घूम रहे हैं और जिस वार्ड में जो समस्या लोग अपनी दिक्कत परेशानी बता रहे हैं उसका समाधान भी तत्काल करते जा रहे हैं। कई वार्ड में ये जानकारी मिली कि जल जमाव की अभी भी समस्या है, उसके निराकरण का भी उपाय कर दिया गया, तो इसलिए आज घूमने के लिए आए हैं। देखिए, आज बड़ा शुभ दिन था और मोकामा नगर परिषद में माननीय केंद्रीय मंत्री ललन बाबू आए, हमारे विधायक अनंत कुमार सिंह जी आए, तो हम लोग को बहुत ही हर्षोल्लास है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें लगातार जारी हैं।